हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप दोस्तों? आप सब वेलकम टू डीएसजी के टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 2 जून के करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट तक आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड तंबाकू डे यह किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? इसका दोस्तों अपना जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है? ये एक्चुअली दोस्तों यूएनए द्वारा मनाया जाता है। यूएनए के जो मेंबर स्टेट्स हैं, टोटल जो कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा मनाया जाता है। यह लोगों को जो तंबाकू से होने वाली हानि है उसके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी दोस्तों? वो थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशंस एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम तंबाकू एंड निकोटिन। तो ये दोस्तों इस बार की थीम थी। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है, तंबाकू से हर साल कई लाखों व्यक्ति मारे जाते हैं। किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है या और तरह की जो बीमारी हो जाती है। मोस्टली क्या है, जो मुंह का कैंसर होता है, एक्चुअली जब तंबाकू खाते हैं तो क्या अंदर के दांत छिड़ जाते हैं, अंदर के जो साइड का जो गाल होते हैं वो भी धीरे धीरे पतले हो जाते हैं। तो और भी 10 तरह की बीमारियां इससे तंबाकू से लगती है। तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यही यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा यह मनाया जाता है, विश्व तंबाकू डे। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर से 73.46 बिलियन हो गया है? तो दोस्तों, अब बात यहाँ पे आई है एफडीआई की। सबसे पहले हम एफडीआई के बारे में जानते हैं। एफडीआई का फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अर्थात जो बाहर की कंपनियां हैं वो आके क्या करती हैं, अपना पैसा यहाँ इंडिया में लगाती हैं या अपनी एक जो भी है प्लांट या कोई भी कंपनी सेटअप करती हैं, उसमें अपना पैसा लगाती हैं, प्रोडक्शंस करती हैं, यहाँ पे अपना सामान बेचती हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपनी कंट्री लेकर जाती हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है दोस्तों? इससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी विदेश की कंपनी यहाँ आएगी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमें फ़ॉरेन इन्वेस्ट मतलब फ़ोन की जो करेंसी है, जो फ़ोन का पैसा है, एक तो वो हमें मिलेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। और सेकंड थिंग क्या है, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये तो है नहीं कि हम कोई अमेरिका की कंपनी आई तो सारे वर्कर अमेरिका से आएंगे, तो कि वो उन्हें बहुत कॉस्टली बैठेंगे। और इंडिया में लेबर तो बहुत वैसे भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो इसलिए कंपनियां ज़्यादातर अपना इन्वेस्ट यहाँ इंडिया में करने के लिए ज़्यादा मतलब इच्छुक हैं। तो दोस्तों, ये अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एफडीआई को 73.646% मतलब बिलियन हो गया है। और ये कितना परसेंट बढ़ाया गया है दोस्तों? अपना जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी, 18%। इसको 18% अभी बढ़ा दी गया है। और दोस्तों, अभी जो एफडीआई है, एफडीआई से रिलेटेड आपको एक चीज़ और बताते हैं। एक्चुअली पहले क्या था कि जो अपना डिफेंस सेक्टर था, अर्थात जिसमें हथियार वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं डिफेंस से रिलेटेड, उसमें क्या था, एफडीआई पहले 49% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। ठीक है दोस्तों। अब क्या किया है, पहले इसमें मतलब था 50% या इससे मतलब पहले ज़्यादा नहीं करते थे ये 50% से। लेकिन अब क्या किया है, अब एफडीआई ये जो हमारा डिफेंस सेक्टर है इसमें भी 74% तक कर सकते हैं इन्वेस्ट। मतलब इस डिफेंस सेक्टर में भी अगर कोई कंपनी बाहर की आके यहाँ पे हथियार बनाने की मंजूरी ले ले, हथियार बनाए, तो उसमें वो 74% इन्वेस्ट कर सकती है, 100% नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 पे। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया? अब दोस्तों, ये नकारात्मक कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। ये थोड़ा टर्म आपको अजीब लग रहा होगा। नकारात्मक प्रमाण पत्र एक्चुअली ये होता है नेगेटिव रिपोर्ट। अर्थात ये है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, गोवा। एक्चुअली गोवा सरकार ने भी क्या किया है
कि जो भी गोवा के अंदर किसी अदर स्टेट का व्यक्ति वहाँ पे ट्रैवल करता है या किसी भी पर्पज से जाता है, तो उसको क्या करना होगा, 48 घंटे पहले की एक नेगेटिव रिपोर्ट उसको देनी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट मतलब वो अपना चेकअप कराएगा, वे कोरोना की रिपोर्ट है वो उसमें नेगेटिव होनी चाहिए, तब उस मतलब स्टेट के अंदर उसकी गोवा के अंदर एंट्री होगी, अदरवाइज वो उसकी एंट्री नहीं होगी। तो ये अभी गोवा सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसकी हमें नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए किसी डॉक्टर सर्टिफाइड कि हाँ ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है, मतलब ये नेगेटिव है, तो इसको मतलब एक तरीके से ये सर्टिफाई हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति सेफ है। तो ये भी गोवा सरकार ने किया है दोस्तों। अब बात है गोवा की, तो गोवा की क्या आपको कैपिटल पता ही है, गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों बात है गोवा की, यहाँ के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत, और जो यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब दोस्तों बात सत्यपाल मलिक की है, तो आपको ये टर्म याद होना चाहिए कि जब धारा 370 हटी थी तो उस टाइम सत्यपाल मलिक जे.एंड.के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और उन्हीं की मतलब हस्ताक्षर से यह 370 धारा वहाँ से हटी थी। तो ये मतलब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आती है बात गोवा। गोवा स्थापना दिवस कब होता है दोस्तों? ये होता है अपना 30 मई को, गोवा का गोवा स्थापना दिवस। एक्चुअली ये किस किस लिए होता है? एक्चुअली 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए गोवा स्थापना दिवस है वो 30 मई को होगा। एक आता है दोस्तों गोवा लिबरेशन डे, अर्थात गोवा मुक्ति दिवस। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। एक्चुअली 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। एक्चुअली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम क्या था कि गोवा पुर्तगाल के अधीन था। एक्चुअली गोवा क्या है, ये अपना केरला के साथ और ये महाराष्ट्र के साथ में बिल्कुल छोटा सा लगता है, कर्नाटका के साथ में बिल्कुल एक छोटा सा स्टेट है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट गोवा ही है। इसमें जो अपनी लोकसभा सीटें हैं वो हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, और विधानसभा सीटें हैं 40। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एवरी टाइम गर्मी का मौसम होता है, यहाँ पे बीचेज बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग ज़्यादातर यहीं पे घूमना पसंद करते हैं। अब दोस्तों ये क्या है कि 19 दिसंबर 1961 को इसे पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, तो इसलिए उस दिन को यह है गोवा लिबरेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। और यहाँ कुछ 2-3 चीज़ें फेमस मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, एक भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये बहुत वहाँ का फेमस है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड से होने वाली प्रत्यक्ष मौत के संक्षिप्त विश्लेषण का आदेश दिया है? अर्थात होने वाली जो मौतें हैं उसकी विस्तृत जानकारी, विस्तृत आदेश दिया है। एक्चुअली क्या है कि अब जो भी कोरोना, एक्चुअली दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन अपना बी, मध्य प्रदेश। एक्चुअली मध्य प्रदेश सरकार ने अब क्या किया, कोरोना से जो भी मौत होगी उसके सब चीज़ें मतलब उसकी A to Z चीज़ें नोटिस की जाएंगी, किस तरीके से हुआ, कब हुआ, क्या क्या हुआ, सब चीज़ें उसकी विस्तृत विवरण मतलब उसका एक कहते हैं ना ब्रीफ में उसकी पूरी डिटेल उसकी नोट की जाएगी। इस तरह के मतलब करने के लिए आदेश अभी जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने जब से कोरोना लगाया तब से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एप्स योजनाएं लागू की हैं, उसमें से हम थोड़ा बहुत उस भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली जो एमपी है, एमपी की राजधानी है क्या अपनी भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इससे पहले कौन थे? कमलनाथ जी, जिनकी सरकार भी गिर गई थी, स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाया था, तो उसके बाद दोबारा से यह है शिवराज सिंह चौहान आ गए। ये शायद अभी चौथी या 5वीं बार ऐसे सीएम बने हैं यहाँ के। और लेफ्टिनेंट गवर्नर है लालजी टंडन। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, और विधानसभा सीटें हैं 230। अभी कुछ टाइम पहले ही जीवन अमृत योजना भी लॉन्च की थी। ये जीवन अमृत योजना क्या थी? ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 50-50 ग्राम के पैकेट के हेमकूट चूर्ण के मतलब चूर्ण था, जिसके अंदर पीपल और काली मिर्च और एक चीज़ और थी, उनका जो मिश्रण था। ये किस लिए था?
ये एक्चुअली जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए था। एक जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च की थी। ये क्या था, मास्क बनाने के लिए। जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो घर से बाहर नहीं जाती, उनको घर पर ही क्या है, सिलाई से रिलेटेड काम दिया जाता है मास्क बनाने का। 11 रुपये पर मास्क की इसकी वैल्यू थी। और एक था पेरेंट एप्स, ये किसी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए थी। एक थी संकल्प योजना, ये बुजुर्गों के लिए थी। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था कि सबसे खराब मृत्यु दर कहाँ पे है, वो है एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। मध्य प्रदेश में अर्थात बच्चे जब पैदा होते हैं तो 1000 पे कुछ आई थिंक 74 या 75 ऐसी मृत्यु दर है यहाँ की, मतलब इतने बच्चे मर जाते हैं। और दोस्तों कुछ टाइम पहले उन्होंने चरण पादुका पहल भी की थी। चरण पादुका पहल क्या थी एक्चुअली, इसमें क्या है कि जैसे आपको पता ही है, अब कोविड-19 के कारण सब चीज़ें तो पर्सनल जो है, रोडवेज बस हैं, रेलवे, सब चीज़ ऑलमोस्ट बंद थी। तो उसमें क्या करते थे, लोग पैदल ही अपने घर चल दिए थे। और जो लोग पैदल चल रहे थे, भटकते भटकते दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट ऐसे क्रॉस कर रहे थे, उनके क्या है, चप्पलें भी घिस गई। तो उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे एक जगह चप्पलों का ढेर लगा दिया है, मतलब अलग अलग ना न्यू चप्पल डाल दी है, जो भी आए अपनी चप्पल वहाँ पहन के चला जाए। ये चरण पादुका थी। एक इन्होंने और लगाया था, एफआईआर आपके द्वार। इसमें क्या था कि पहले क्या था, हमें एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, बस इस ऐप में अब क्या किया इन्होंने, एफआईआर आप मतलब फ़ोन करो, आपके घर पे आएंगे, वहीं से एफआईआर नोट करेंगे और चले जाएंगे। और एक इन्होंने देखा सबको रोजगार योजना। एक्चुअली जो भी इनके यहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं या वहाँ के मजदूर हैं, उनको सबको नरेगा के तहत जो रोजगार दिया जाता था, उस तरह का भी उन्होंने एक मतलब सबको रोजगार योजना भी चालू की थी। और यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, माधवगढ़, सतपुड़ा नेशनल पार्क इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई गई है? तो दोस्तों ये जो पहली डॉल्फिन वेधशाला है, ये कहाँ बनाई गई है दोस्तों? तो ये बनाई गई है दोस्तों अपनी, इसके 4 ऑप्शन दोस्तों, एक बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। एक्चुअली ये दोस्तों हमारे भारत की पहली है, तो इसलिए हमारे लिए बन रहती है। एक्चुअली कोई भी चीज़ हो जो इंडिया में पहली हो या वर्ल्ड में पहली हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ए, बिहार। तो बिहार में अभी यह वेधशाला बन रही है। तो बिहार के, ये आपको पता ही है, बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और इससे पहले थे शायद लालजी टंडन। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40। राज्यसभा सीटें हैं 16। विधानसभा सीटें हैं 243। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है पटना। और दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों अभी ये वित्तीय ऋण की मंजूरी किसको दी है ना? एक्चुअली जो नाबार्ड होता है दोस्तों, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म बोलती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक्चुअली ये जो बैंक है नाबार्ड, ये क्या होता है, जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी किसान हैं या ग्रामीण जो बैंक है, एक्चुअली उनको ये पैसे देता है ताकि जो गरीब किसान हैं उनको वो लोन प्रोवाइड करा सके। मोस्टली क्या है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको लोन देने के लिए ये बैंक है मोस्टली। अब दोस्तों बात है, ये किसको दिया है अभी नाबार्ड ने ऋण? ये दिया है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार को अभी इन्होंने ये अलॉट किया है। अब बात है वेस्ट बंगाल की, थोड़ा वेस्ट बंगाल के बारे में जान लेते हैं। अभी दोस्तों वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे। एक्चुअली दोस्तों हमें क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ मतलब कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ को याद करते हैं, तो क्या होता है, हमें एक दूसरे की चीज़ों को कनेक्ट करके याद करना चाहिए। उससे क्या होता है, चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रहती है और याद रहने में भी हमें काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। ये हुगली नदी के किनारे हैं। जो यहाँ की सीएम है वो सबको पता है, ममता बनर्जी हैं। और जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 295। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के बारे में थोड़ा सा कुछ, जैसे कुछ यहाँ के सुंदरबन है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने संधाने ऐप्स भी लॉन्च किया था। संधाने का मतलब होता है ट्रैक करना। एक्चुअली संधाने ये बंगाली वर्ड है आई थिंक, इसका मतलब होता है ट्रैक करना।
मतलब इसके थ्रू क्या है, जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है या उसकी पूरा डाटा है होता है उसको ट्रैक किया जाता है। अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले एग्जिट ऐप्स भी डाउनलोड किया था। एग्जिट ऐप्स क्या था कि इसके अंदर जो भी प्रवासी मजदूर कोल मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं और जो अपने स्टेट जाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस ऐप के थ्रू, और फिर उनको ये उनके स्टेट पे पहुँचाएगी। एक एक था मित्र स्मृति योजना। और अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी जो कुछ है, सुंदरवन सुंदरवन बहुत फेमस है दोस्तों। ये किस लिए फेमस है एक्चुअली सुंदरवन, ये सुंदरवन डेल्टा भी बनता है, जो नदी के ऊपर जो मुहाने पे उसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा ही बनता है। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सुंदरवनी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन है। यहाँ पे बोक्सा नेशनल पार्क भी है, जलपाड़ा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है दोस्तों, तो इतना है दोस्तों अपने वेस्ट बंगाल के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूएन द्वारा किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर साल घोषित या सुपर वर्ष घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये किसको किया गया है, ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को आइडिया भी मारने की मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो आप इसका आंसर अच्छे दे पाओगे। ये है 2020 जो अभी चल रहा है। एक्चुअली ये प्रकृति और जैव विविधता के लिए जो 2020 किस लिए बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता ही है कि कोरोना वायरस के कारण जो हमारा पोल्यूशन है वो अब तक के 20-25 साल के जो लोवेस्ट वो होता है ना, सबसे क्लीन, उस लेवल पे आ गया है। और जो अभी तक जो ऊर्जा का कंजप्शन हुआ है वो भी 30% घट गया है। तो ऐसे में क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल क्लीन और नीट है, और ऊपर से क्या है कि जो हम कंजप्शन कर रहे हैं चीज़ों का वो भी बहुत कम कर रहे हैं। तो ऐसे में तो आपको पता है प्रकृति की सुंदरता वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जैव विविधता है जीवों के लिए भी क्या है, पहले क्या था, हमारे जो तालाब हैं नदियां हैं उनमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन था कि मछलियां कछुए या जो भी जलीय जीव हैं उनके लिए बड़ी परेशान होती थी। लेकिन अब जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से वहाँ पे भी बहुत अच्छा हो गया है, पानी एकदम क्लीन हो गया है, आकाश एकदम साफ हो गया है, धूल मिट्टी का मतलब ना के बराबर है। और अब तो जहाँ पे कभी मछली से छोड़ो वहाँ पे अब डॉल्फिन देखने को भी मिलती हैं। ये है लॉकडाउन के कारण जो हुआ उसको मतलब प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर साल ये 2020 का है। अब दोस्तों बात है यूएन की। यूएन ने इस वर्ष को घोषित किया है, तो यूएन होता है यूनाइटेड नेशन। यह टोटल 193 देश कंट्री हैं और प्लस 2 ऑब्जर्व स्टेट हैं, मतलब ऑब्जर्व कंट्री हैं। और जिसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो था 24 दिसंबर 1945 को। 24 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। और ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में। और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल वो है एंटिनो गुटेरस। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में नासा ने किस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा है? तो दोस्तों अभी क्या किया है, अभी नासा ने अंतरिक्ष स्टेशन पे अपने 2 यात्रियों को भेजा। एक्चुअली पहले क्या करते थे कि ये सिर्फ जो यान था उसको भेजते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने 2 यात्रियों को भी भेजा है। और ये किस किसने किसके थ्रू भेजा है एक्चुअली, ये जो 2 यात्री थे इनका नाम क्या था, बॉब वेनकेन तथा डोंग हर्ले। और ये जो एक स्पेसएक्स कंपनी है, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है जो उपग्रह को मतलब लॉन्च करती है। ये उस तरह की एक स्पेसएक्स कंपनी है। और ये किसके द्वारा भेजा है, स्पेसएक्स के एक फॉल्कन 9 का है, 9 रॉकेट है, उसके द्वारा इसको भेजा गया है। और ये किस लिए है और ये कहाँ से भेजी गई है दोस्तों, ये भेजी गई है कैनेडी स्पेस सेंटर से। इस मिशन को लॉन्च किया गया है। एक्चुअली स्पेस एक्स है तो स्पेस एक्स की फॉर्मेशन कब हुआ था, 2002 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, सीईओ है एलन मस्क। ठीक है दोस्तों, और अब बात है थोड़ी नासा की। तो नासा के बाद, नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका दोस्तों हुआ था 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी में है। और ये वाशिंगटन डीसी कहाँ है, यूएसए। और इसका मोटो क्या है दोस्तों, इसका मोटो है
फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, ये इसका नासा का मोटो है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। यूके ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया डेमोक्रेटिक देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है। एक्चुअली दोस्तों अभी क्या है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन ने 10 देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव भेजा है, किसको, यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। इसमें क्या है, ये जो 5G टेक्नोलॉजी, अभी तो आपको पता है 4G चल रहा है, 5G अभी इतना मार्केट है अभी आया नहीं है। तो 5G अभी लेकिन चाइना की कंपनी है हुई, उन्होंने 5G को अभी लॉन्च किया हुआ है। तो एक्चुअली जब अभी आपको पता ही है जितने मोस्टली देश है सब चाइना से चिड़े हुए हैं, किसके लिए, कोरोना के चक्कर में। क्योंकि सबका मानना है कि कोरोना का जो उद्गम स्थल है वो चाइना का वुहान शहर है, जो वहाँ की लैब है, वहाँ लेबोरेटरी, उससे चाइना का जो ये जो कोरोना वायरस का वहाँ से लीक हुआ है। तो इसी को चलते क्या है, सभी देश चाइना से मतलब एक तरीके से क्या है, सब इसके अगेंस्ट है। तो अब इन्होंने क्या है, चाइना को घेरने के लिए क्या किया है, एक 10 कंट्रियों का एक समूह बनाया है जो 5G टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। और सब क्या करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ें टेक्नोलॉजी सब एक दूसरे से शेयर करेंगे 10-10 मिलके। इससे क्या होगा कि जो इनकी हुआई कंपनी है उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे सब कंट्री अपने यहाँ से आउट कर देंगे, और जो ये जो 10 मिलके जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसको सब अपने वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो ऐसा इसका जो नाम है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, D10 इसका नाम है। इस क्लब को बनाने का प्रस्ताव जो यूएन ने रखा है वो D10 इसका नाम है। अब इसमें दोस्तों कौन कौन सी कंट्री है थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। अपना भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, यूएसए और यूके। अब दोस्तों इसमें जैसे अपना भारत है और साउथ कोरिया है और अपना क्या है जापान, ये अपने क्या हो गए, ये अपने एशिया कंट्री हो गए। और ये अपना कनाडा जैसे कि जर्मनी है और इटली है, यूके है, ये इनके यूरोपियन कंट्री हो गए। मतलब क्या है कि ऑल ओवर देखा जाए तो इन्होंने सभी कॉन्टिनेंटल से एक दो कंट्रियों को पकड़ा हुआ है। और ऐसे में क्या है कि चाइना पे इनकी अच्छी पकड़ हो सकती है। एक तरीके से देखा जाए तो ये चाइना एंटी अलायंस है जो सभी मिलकर करेंगे, और जिनकी हवाई कंपनी है उसको मतलब एक तरीके से टक्कर देने के लिए ये होगा। एक्चुअली बीच रीज़न क्या है कि एक्चुअली चाइना की जो भी कंपनी है सभी मतलब देशों को ये शक रहता है कि चाइना जो इनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब लीक कर सकता है या उस इन्फॉर्मेशन का वो गलत फ़ायदा उठाता है। इसलिए अभी दोस्तों आपको पता ही है कि जो जॉन मॉरिस हैं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने तो साफ बोल दिया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि आप जो करना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की चाइना के खिलाफ कीजिए, हम आपके साथ हैं। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया भी साथ है, मतलब काफ़ी देश हैं जो यूएसए के साथ हैं। चाइना का बहुत कम लोग हैं जो साथ देने वाले हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इनका ये जो ग्रुप है D10 ये आगे किस इस पे क्या। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप जो मार्च में हमारे यहाँ पे आए थे तो तब उन्होंने क्या है जो अपने जियो रिलायंस के जो एमडी चेयरमैन हैं क्या, हाँ मुकेश अंबानी, उनसे उन्होंने बात भी की थी 5G को लेकर। तो एक्चुअली जो भी कर रहा है अब जो जियो है वो 5G पे वर्क कर रहा है और सब कुछ टेक्नोलॉजी वो अपनी खुद की बना रहा है, न कि चाइना के किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत में पिछले कुछ दशकों का सबसे बड़ा टिड्डियों का जो हमला हुआ है वह किस महादेश से उड़कर यहाँ पहुँची है। एक्चुअली दोस्तों जो टिड्डियाँ है लॉकस बोलते हैं इनको, जो टिड्डियाँ हैं ये अभी आपको पता ही है जो अपने जैसलमेर से पहले जैसलमेर पहुंची, जैसलमेर से फिर दिल्ली वाले कुछ एरिया में अभी पहुंचने वाली है। तो टिड्डियों ने बड़ा आतंक मचा रखा है। मतलब एक बार किसी खेत में अगर ये बैठ गई तो वो खेत समझ लो ख़त्म है, उसको थोड़ी देर में ये चट कर जाती हैं। और इनकी जो उड़ने की स्पीड है अगर डे अच्छा है तो इनकी जो उड़ने की स्पीड है 135 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ये उड़ भी सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से पहुंची हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हुआ है अफ्रीका। एक्चुअली ये पहले अफ्रीका के बाद ये कहाँ आई,
यमन में, यमन के बाद यहाँ से इराक में, इराक के बाद पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाद इंडिया में, और इंडिया के कौन से उसमें, जैसलमेर में, राजस्थान के अंदर। तो वहाँ से थ्रू होकर भी दिल्ली वाले एरिया में। और अब ये पता नहीं धीरे धीरे, अभी तो क्या है कि ये धीरे धीरे बढ़ ही रही है, अभी इनका आतंक कोई थमा नहीं है, तो इसलिए कह नहीं सकते। जो इसका पहला हमला हुआ था दोस्तों, जो मतलब कागजों में एक तरीके से नोट किया गया था, वो 1912 में किया गया था तथा उसके बाद से इसका रिकॉर्ड रखा गया है, उससे पहले इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ठीक है। तो और दोस्तों टिड्डियों का जो अटैक है ना, इसका वर्णन महाभारत में भी किया हुआ है। और दोस्तों जो ये टिड्डी है, ये क्या है कि इसको लास्ट बार जो अटैक कब देखा था, ये 1993 में देखा गया था, जो लास्ट बार टिड्डियों का अटैक था उसमें देखा गया था। और दोस्तों जो इसकी जो टिड्डियाँ होती है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में 10,000 की प्रजातियां हैं इसकी, लेकिन इंडिया में क्या है, 4 प्रकार की ही प्रजातियां पाई जाती हैं टिड्डी की। हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रजातियां नहीं हैं। अब दोस्तों जो टिड्डियाँ थी, इससे क्या है, इंडिया को बहुत कम नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उसका रीज़न क्या है कि अभी हमारे ऐसे टाइम में आई हैं, मतलब अब आप मान लो आप 10-15 हाँ 5-7 मतलब 10 एक दिन पहले या 5-7 दिन पहले ही आई हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारी जो फसल है मोस्टली वो क्या है, कट पिट के लोगों के घर पहुंच गई हैं। अब क्या है, खेत खाली पड़े हैं, कोई नई फसलें इतनी उग नहीं रही हैं, हल्की फुल्की उग रही है, तो एक आदमी हल्का फुल्का। तो उससे क्या है, अभी इतना हमारे इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट क्या है, इसका जो नुकसान होता है वो 1-2 साल तक फिर भी बना रहता है, क्योंकि इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी जल्दी प्रजनन करती हैं और जल्दी जल्दी अपनी सेना भी तैयार कर लेती हैं। तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी, कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम साथ में विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।